हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका प्रिंसिपल पढ़ लिया था और उसके अलावा कैसे वेरी करते हैं वेव नंबर और वेवलेंथ कैसे वेरी करती है, और हम लीनियर मॉलिक्यूल या फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कैसे निकालते हैं वो हमने सब पढ़ लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आता है उसकी किस तरीके से स्टडी की जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होती है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब दो कंपाउंड आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो वाइब्रेशन शो करती है। ठीक है, दो तरह की वाइब्रेशन होती है। सबसे पहली वाइब्रेशन होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो तरीके की होती है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाइब्रेशन। ठीक है, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि दो बॉन्ड एक ही प्लेन में मूव करेंगे। ठीक है, या तो वो पॉजिटिवली मूव करेंगे या फिर नेगेटिवली स्ट्रेच करेंगे। बेसिकली जिस तरीके से किसी एक थ्रेड को स्ट्रेच करते हैं, किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, केवल स्ट्रेचिंग इस तरीके से होगी, वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से पहली वाली डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि दोनों जो मॉलिक्यूल है सर्कुलर फॉर्म में जो दिखाए गए हैं, ये सपोज करो कि दो मॉलिक्यूल हैं और ये कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं जो कि डार्क सर्कल में लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सपोज़ कि एक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और एक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये होगा एसिमेट्रिक। और अगर सिमेट्रिक की बात करें तो आइदर या तो फिर ये एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब या तो ऊपर मूव करेंगे या फिर डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, ये सिमेट्रिक में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेंडिंग में आती हैं चार तरीके की मूवमेंट: सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने SRWT एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है। मतलब ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, बट सारी वर्ड का पहला पहला शब्द उठा लिया, इसकी वजह से मैं याद कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो आप लोग ये सब यूज़ कर सकते हो। तो दो तरीके की ही वाइब्रेशन होती है जो मूव करते हैं। सबसे पहले होती है ट्विस्टिंग, ठीक है, वैगिंग, रॉकिंग एंड सीजरिंग। इसके अलावा जो तो मेन होती हैं वो तो ये होती हैं स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, तो वाइब्रेशन केवल दो तरीके की है, ये कर लेना। इसके बाद आता है कि हमने आईआर रेडिएशन करा दी, मॉनिटर पे हमारा एक स्पेक्ट्रम आ गया है, और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी कैसे करनी है, मतलब पता कैसे लगाना है कि ये वाली पीक है ये किसके लिए है या फिर ये किस चीज़ के लिए पीक है। ठीक है, तो वो स्टडी करना एक अलग उस पर आता है, तो वो उसे कैसे स्टडी की जाती है वो देख लेते हैं। रिकॉर्डेड आईआर स्पेक्ट्रम शोज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, सम फाइन, सम ब्रॉड वेगिंग, वेरिंग इंटेंसिटी इन कंप्लीट रीजन। ठीक है, जो मतलब जो भी हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग करने के बाद एक ग्राफ आया, उसमें बहुत सारी पीक आती है। ठीक है, अलग अलग एब्जॉर्प्शन एक अलग अलग पीक दिखाती है, कुछ उसमें फाइन आती है, मतलब कुछ पतली आती है, कुछ ब्रॉड पीक आती है। ठीक है, तो जो मेन इसका रीजन होता है जिसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है वो 4000 से लेके 650 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में आती है। ठीक है, तो जितना भी वो होता है सिर्फ इसी रीजन में होता है। Identification of unknown organic compound is usually done by examining certain region of spectrum to get of presence or absence of certain frequencies। किसी भी unknown organic compound का identification कैसे करते हैं? मान लो कोई एक region आ गया, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक OH है। ठीक है, तो OH जो अपना एब्जॉर्प्शन दिखाएगा IR में, वो एक स्पेसिफिक सेंटीमीटर इनवर्स के वेव नंबर पे दिखाएगा। ठीक है, और ये वैसे ही हर एक अलग कंपाउंड के अलग अलग होती है। CH अलग दिखाएगा, C डबल बॉन्ड H अलग दिखाएगा। ठीक है, या तो तुम इन सारी एब्जॉर्प्शन स्केल्स को याद कर सकते हो या फिर तुम इन्हें देख सकते हो कहीं से, मतलब अगर जब भी तुम परफॉर्म कर रहे होगे ये वाली आईआर रेडिएशन परफॉर्म कर रहे होगे। ठीक है, सम कंपाउंड शोज स्पेसिफिक पीक्स ऑफ स्पेक्ट्रा दे डिटरमाइंड बाय मैचिंग। अब क्या होता है कि जैसे CH3, जैसे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि CH3 COOH एक कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये कंपाउंड का हमने आईआर रेडिएशन कराया और हमें इस कंपाउंड के बारे में पता नहीं है, तो जो इसका पहले ही प्री डिटरमाइंड वो होगा, क्या बोलते हैं कि प्री डिटरमाइंड इसका ग्राफ होगा, तो उस प्री डिटरमाइंड ग्राफ को हम जो एक्चुअल में वो आएगा, हमारा जो नया ग्राफ आएगा, उस पर सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं क्या ये वही कंपाउंड है या फिर कोई और दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, तो बाय मैचिंग हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन है एग्जामिनेशन के लिए, जैसे रीजन है 4000 से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, 1400 से 900 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये तीन उसमें डिवाइड किया गया है और इन तीनों रीजन में अलग अलग कंपाउंड अपना स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। जैसे 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हमें NH, OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, ये सब क्या करते हैं, अपना IR एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, ठीक है। और 1400 से 900 सेंटीमीटर इनवर्स में कार्बन से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन और ये कार्बन से नाइट्रोजन, ये दिखाते हैं। इसके अंदर रीजन 1400 लेकर 900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में फिंगरप्रिंट रीजन आता है बेसिकली, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा होता है, कुछ जब तुम फिंगरप्रिंट रीजन, हम उस रीजन को बोलते हैं जिसमें कुछ, तो जब हम स्टडी करेंगे उसके ग्राफ की, तो ग्राफ में कुछ जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे वो काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, ब्रॉड आएंगे, ठीक है। बट एक रीजन ऐसा होगा वहाँ पे पीक्स बहुत शार्प होंगी और बहुत सारी होंगी, तो उस रीजन को हम बोलेंगे फिंगरप्रिंट रीजन। तो जो फिंगरप्रिंट रीजन आता है वो 1400 से लेकर 900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। इसके अलावा जो रीजन है 900 सेंटीमीटर के इनवर्स में, गिव फ्यू बट शार्प बैंड्स, द NH-CH रॉकिंग इज ऑल्सो इन दिस ग्रुप। जो भी 900 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे के जितने भी एब्जॉर्प्शन होंगे वो बहुत कम होंगे, बट जितने भी होंगे शार्प होंगे, ठीक है। अब जैसे NH है और CH है, ये क्या करेंगे, रॉकिंग वाला वाइब्रेशन शो करेंगे इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, अब एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो रेजोनेंस दिखाते हैं, तो ये तीन रीजन में हम इनका एब्जॉर्प्शन देख सकते हैं। 2000 से 1670 सेंटीमीटर इनवर्स, 1670 से लेकर 1430 सेंटीमीटर इनवर्स और 1000 से लेकर 625 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर बेंजीन की रिंग की बात की जाए, तो बेंजीन की रिंग पे अगर कोई कंपाउंड लगा हुआ है, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है, अगर एक ही पोजीशन पे लगी हुई है, कोई भी मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो वो मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो होगी वो 700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में दिखाएगी अपना एब्जॉर्प्शन। उसी तरीके से डाई सब्स्टिट्यूटेड या फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक कंपाउंड से ज़्यादा कंपाउंड अगर एब्जॉर्ब उस पर लगे हुए हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन दिखाएगी 860 से लेके 800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, OH NH ग्रुप यूजुअली शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन 3700 से लेकर 2700 सेंटीमीटर इनवर्स। इन OH के अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपीयर्स एट हायर वेव नंबर एंड ब्रॉड देन NH बैंड। OH के अंदर क्या होगा कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दिखेगी, ठीक है, और ये हायर वेव नंबर पे होती है OH की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ये NH से ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रॉड पीक्स दिखाती है, बट जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो लोअर वेव नंबर पे होता है, ठीक है। OH के अंदर ज़्यादा ना वेव नंबर पे होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, अगर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, लोअर वेव नंबर पे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और जिसका नाम है कपल्ड वाइब्रेशन। कपल्ड वाइब्रेशन का क्या मतलब है, सपोज़ कि एक कार्बन एटम है, ठीक है, और उससे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर दोनों हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन के बाद एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रेच करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो होगा सिमेट्रिक कपल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो कैसे होगा, एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। इसके बाद एक छोटा टॉपिक आता है फर्मी रेजोनेंस, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। तो फर्मी रेजोनेंस समझने से पहले आता है ओवरटोन। ओवरटोन बैंड क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी भी कंपाउंड को एक मतलब IR रेडिएशन दी, और IR रेडिएशन के बाद वो अपने एनर्जी के लेवल को चेंज करेगा, ठीक है, किसी का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे एक इनिशियल लेवल से वो लेवल 1 पे पहुंचेगा, ठीक है। बट अगर ओवरटोन बॉन्ड में क्या होता है कि वो इनिशियल पोजीशन से पहले उसमें नहीं पहुंचता लेवल में, वो डायरेक्ट पहुंच जाता है सेकंड लेवल पे, ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो क्या है, स्पेक्ट्रल बैंड अगर्स इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हेन द मॉलिक्यूल मेक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड स्टेट, ठीक है। तो वो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट जो उसकी इनिशियल स्टेट होगी वो उससे डायरेक्टली कैसे पहुंच जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और ये सब होता है लो इंटेंसिटी के, जब लो इंटेंसिटी होती है जब होता है, और इसके अंदर लो इंटेंसिटी बॉन्ड बनते हैं। चांसेस ऑफ एनर्जी ऑफ ओवरटोन बैंड एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल कोइंसाइड, रेजोनेंस विल अकर एंड नॉन एज फर्मी रेजोनेंस।
ठीक है। तो फर्मी रेजोनेंस क्या है कि जब एनर्जी ऑफ ओवरटोन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के चांसेस बन जाएं कोइंसाइड, एक साथ आने के, ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्टेबल करने के लिए कंपाउंड रेजोनेंस दिखाता है उसी को बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। ठीक है। और वेव नंबर इज इंक्रीज बाय फर्मी रेजोनेंस, जब फर्मी रेजोनेंस होगा तो उसका वेव नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, उस एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके नेबरहुड कंपाउंड की वजह से। जैसे इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है, मीज़ोमेरिक है, या फिर फील्ड इफेक्ट है। जैसे कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में बहुत सारे अदर भी कंपाउंड लग रहे होंगे, और वो जो अदर कंपाउंड होंगे वो सेंट्रल कंपाउंड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट शो कर रहा होगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट है और फील्ड इफेक्ट है। तो इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इंडक्टिव की बात करें या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो वेव नंबर होगा वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है तो उसका वेव नंबर कैसा होगा, बढ़ेगा। वैसे ही मीज़ोमेरिक में क्या है, लाइटनिंग ऑफ बॉन्ड। मीज़ोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो इसका बैंड होगा वो उसकी क्या होगी, लेंथनिंग हो जाएगी। अगर मीज़ोमेरिक इफेक्ट पॉजिटिव है तो उसका बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, उसका जो वेव नंबर है वो घट जाएगा, और जो उसका बॉन्ड होगा वो वीक होगा। ठीक है। इसके अलावा फील्ड इफेक्ट है, अकर्स इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। ये जब भी कोई एक कंपाउंड पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई कंपाउंड लगता है तो फील्ड इफेक्ट तब शो होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो तरीके की, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, जब दो अलग अलग कंपाउंड हो, और इंट्रामॉलिक्यूलर में होता है जब सेम ही कंपाउंड हो बट उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेव नंबर शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर एंड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो वेव नंबर होता है वो लोअर एंड की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, मतलब उसका जो वेव नंबर होता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। ठीक है। तो पहला एग्जांपल है NH के बीच में। ठीक है। तो अगर NH में जो एब्जॉर्प्शन दिखाता है, NH जो नॉर्मल NH होता है वो दिखाता है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे, बट अगर उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए NH की तो फिर वो दिखाता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है OH का। और अगर OH का सिंपल कंपाउंड है तो वो एब्जॉर्प्शन दिखाएगा 3650 सेंटीमीटर इनवर्स पे, बट अगर उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वो दिखाता है 3455 पे। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।